School of Performing and Visual Arts, SOPVA. बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, BHMCT 101 हिंदुस्तानी संगीत और इसके मूल सिद्धांतों का परिचय, खंड 3 हिंदुस्तानी संगीत का क्रमिक विकास और इतिहास, इकाई 1 उत्तर मध्य काल में भारतीय संगीत 1300 ई से 1800 ई तक। नमस्कार, हमारे एगनो ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1.0 भूमिका। पिछले खंड में आप लोगों प्राक वैदिक काल तथा बाद में ऐतिहासिक काल में 13वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत के क्रमिक विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की। 13वीं शताब्दी तक लिखे गए प्रमुख भारतीय संगीत के ग्रंथ और ग्रंथकारों के संबंध में भी जाना। 11वीं शताब्दी के आते आते भारत में खासकर दिल्ली और कहीं अन्य राज्यों में मुस्लिम शासन का प्रारंभ होने लगा था। 13वीं शताब्दी तक दिल्ली में मुस्लिम शासन कायम हो चुका था तथा धीरे धीरे उत्तर भारतीय समाज और संस्कृति में बदलाव भी स्पष्ट दिखने लगा। इस समय से भारतीय संगीत की पद्धति जो अब तक अभिन्न थी, अब दो धाराओं में बहने लगी। उत्तर में मध्य एशियाई देशों से आए मुस्लिम शासक अपने साथ अपना संगीत भी ले आए और मौजूदा संगीत में मिश्रित होने लगा। दक्षिण भारत में भी संगीत पद्धति को नए सिरे से व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ, जिसे आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में भारतीय संगीत के विकास के संबंध में पढ़ेंगे। 1.1 अधिगम के परिणाम। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी 13वीं से 18वीं शताब्दी में हुए संगीत शास्त्रकारों का नाम बता पाएंगे। 13वीं से 18वीं शताब्दी में लिखे गए संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम बता पाएंगे। इस काल में हुए उन शासकों का नाम बता पाएंगे जिनके पृष्ठपोषकता से संगीत का विकास हुआ। इस काल खंड में प्रचलित गीत प्रकारों व शैलियों के नाम बता पाएंगे। इस समय के अंतर्गत भारतीय संगीत में सम्मिलित नए रागों के नाम बता पाएंगे। इस काल खंड के संगीत को वर्तमान संगीत की धारा के साथ जोड़ पाएंगे। 1.2 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के काल खंड में भारतीय संघ की स्थिति। भारत में उत्तर मध्यकाल, मुस्लिम काल था। 13वीं शताब्दी के आरंभ से ही दिल्ली के मुसलमान सम्राटों कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210, शमसुद्दीन रहतुतमिश 1210-1235, गयासुद्दीन बलबन 1265-1287 और कैकुबाद 1287-1290 के समय में संगीत की प्रगति पुनः आरंभ हुई। मुसलमानों के भारत आगमन से मुस्लिम संस्कृति ने भारतीय जनजीवन में प्रवेश करना आरंभ कर दिया था। दो संस्कृतियों के परस्पर मिलन से भारतीय जनजीवन में भारी परिवर्तन आने लगा। यद्यपि इस काल में भारतीय संगीत अपने प्राचीन परिपाटी से दूर होने लगा, तथापि मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय संगीत एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुआ। यही संगीत अधुना प्रचलित उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के निर्माण का आधारशिला बना। संगीत शास्त्री पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार उत्तर के मुसलमान शासकों ने संगीत और नृत्य कला की रक्षा की। वे लोग अपने साथ अपना निजी संगीत यहाँ लाए और उसका मिश्रण हिंदू संगीत में कर दिया। इस प्रकार नवीन राग, नवीन पद्धतियों, गीतों के नवीन प्रकार और नवीन तालें प्रचलित हुई। इसी के फलस्वरूप आज हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के सुंदर मिश्रण के रूप में हिंदुस्तानी संगीत प्राप्त है। अनेक विद्वानों के मतानुसार मुसलमान और हिंदुओं के परस्पर मेल के कारण ही भारतीय संगीत ने अपने सौंदर्य को मिटने नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों ने भारतीय संगीत को सजाया, संवारा और विकासशील। 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारतीय संगीत सरिता में उत्तरी हिंदुस्तानी और दक्षिणी कर्नाटक संगीत पद्धतियां दो अलग अलग धाराएं बनकर बहने लगी थी और दोनों का अलग अलग विकास होना आरंभ हो गया था। इसका स्पष्टीकरण सौराष्ट्र के संगीतकार नरेश हरिपाल के ग्रंथ संगीत सुधाकर 14वीं शताब्दी से होता है। मूल धारा एक होते हुए भी धीरे धीरे उत्तरी और दक्षिणी दोनों पद्धतियों में बहुत भिन्नता आ गई। उत्तर भारतीय संगीत में निरंतर परिवर्तन हुए, जिससे आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का निर्माण हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत से मुसलमान शासकों ने अपने दरबार में संगीतकारों को उचित स्थान दिया। हालांकि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी, परंतु कुछ एक भिन्न देशीय रागों के नाम के अतिरिक्त उनके ग्रंथ से हमें संगीत में आए बदलाव का खास पता नहीं चलता। 1.3 अलाउद्दीन खिलजी 1296 ई 1316 ई। भारत पर खिलजी वंश का शासन 1290 ई से लेकर 1320 ई तक रहा। इस दौरान जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296,
1316 और कुतुबुद्दीन खिलजी 1316-1320 सुल्तानों ने राज्य शासन किया। मुस्लिम संगीत प्रेमी शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अलाउद्दीन खिलजी के समय संगीत की विशेष उन्नति हुई। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इन्हीं के समय हुए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपाल नायक भी इसी समय हुए। 1.4 अमीर खुसरो 1253-1324 ई शून्य। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध फारसी कवि और संगीतज्ञ थे। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारतीय और ईरानी संगीत के मिश्रण के आधार पर कई नवीन आविष्कार किए और भारतीय संगीत को एक नवीन दिशा प्रदान की। गायन के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने अनेक नवीन रचनाएं की। कौल, कलबाना, कसीदा, नक्श, रंग तरंग, गुल, निगार, कव्वाली और तराना आदि नवीन गायन शैलियों का प्रचार किया। इसके अतिरिक्त अनेक गजलों की रचना फारसी और ब्रज भाषा के मिश्रण से की। खुसरो को भारतीय संगीत के कई नए आविष्कारों का श्रेय दिया जाता है, परंतु इसमें काफी मतभेद हैं। खुसरो को अनेक नवीन राग जैसे सरपरदा, साजगिरी, यमन, रात की पूरिया, पूर्वी, बरारी, जिल्फ और शहाना आदि रागों का आविष्कारक मन जाता है। उन्हें सवारी, झूमरा, खमसा, जित, फरोदस्त, पश्तो सूलफाक, आदा चौताल और जल्द त्रिताल आदि कई नवीन तालों की रचनाकार और प्रवर्तक भी मन जाता है। वादन के क्षेत्र में अमीर खुसरो सितार और तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने तानपुरे और वीणा के समन्वय से 3 तारों वाले सितार का आविष्कार किया, जो विकसित होकर आज सितार के नाम से प्रचलित है। पखावज के 2 भाग करके दाएं और बाएं तबले का आविष्कार किया। हालांकि अब कई शोधकर्ताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तबला प्राचीन पुष्कर वाद्य और सेहतार प्राचीन किन्नरी वीणा का परिशोधित रूप है। पर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन वाद्यों के परिशोधन में खुसरो का योगदान रहा होगा, तभी उन्हें आविष्कारक के रूप में सम्मानित किया जाता रहा है। अमीर खुसरो ईरानी संगीत के अच्छे ज्ञाता थे और भारतीय संगीत के महान प्रशंसक थे। एक तरह से इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संगीत और ईरानी संगीत का मिश्रण आरंभ हुआ और यह बादशाह अकबर के समय तक चलता रहा। इसके फलस्वरूप ईरानी संगीत की कई विशेषताएं भारतीय संगीत में आ गई। 13वीं शताब्दी के लगभग भारतीय संगीत में प्रचलित ग्राम और मूर्छना का स्थान 12 स्वरों वाली पद्धति, मेल पद्धति, संस्थान अथवा मुकाम पद्धति ने ले लिया। संगीत के सैद्धांतिक पक्ष से ही नहीं अपितु व्यवहारिक पक्ष से भी परिवर्तन होते रहे। प्राचीन प्रबंध एवं छंद गायन शैलियों का स्थान ध्रुपद शैली ने ले लिया और शनैः शनैः ध्रुपद की 4 वाणियों का विकास हुआ। 14वीं शताब्दी से ही भारतीय संगीत पर लिखी फारसी ग्रंथों का आविर्भाव होने लगा। 1375 ई में लिखी पुस्तक घुनियात उल मुनियात भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। 1.5 सुल्तान हुसैन शाह शर्की। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की 1458 ई शून्य से 1499 ई शून्य का समय संगीत की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इनको ख्याल शैली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने बड़े ख्याल का आविष्कार करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। हुसैन शर्की ने कई नवीन रागों की रचना भी की, जैसे जौनपुरी, रसूल तोड़ी, 12 प्रकार के श्याम तथा सिंदूरा। उपशास्त्रीय शैली टप्पा के प्रवर्तन का श्रेय भी हुसैन शाह शर्की को ही दिया जाता है। 1.6 राजा मानसिंह तोमर 1486 ई शून्य से 1516 ई शून्य। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर 1486 ई शून्य से 1516 ई शून्य एक महान संगीतकार हुए हैं। राजा मानसिंह तोमर से संगीत के ग्वालियर घराने का प्रारंभ माना जाता है। राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायन शैली को विकसित व प्रफुल्लित करने में विशेष योगदान दिया। कैप्टन विलिड, विष्णु नारायण भातखंडे, राजा SM ठाकुर तथा बहुत से आधुनिक विद्वानों ने राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद का संरक्षक माना है। राजा मानसिंह के समय ग्वालियर ध्रुपद गायन का मुख्य केंद्र था। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक बख्शू, चरजू, धोंदू और भगवान इसी समय में हुए। संगीत जगत में तानसेन के पश्चात जिस संगीतज्ञ का नाम श्रद्धापूर्वक लिया जाता है वो बख्शू ही है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू भी इन्हीं के आश्रय में थे। राज्य द्वारा संचालित संगीतशाला में बैज संगीताध्यापन करते थे और मानसिंह की प्रिय रानी मृगनयनी को संगीत की शिक्षा देते थे। यही नहीं, भारतीय संगीत की तत्कालीन समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर विद्वानों की विचार गोष्ठियों के आयोजन का श्रेय राजा मानसिंह को ही जाता है। मानकुतूहल संगीत ग्रंथ की रचना भी राजा मानसिंह तोमर के राज्यकाल में ही हुई।
मान सिंह स्वयं ध्रुपद के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बहुत से ध्रुपदों की रचना की और उस समय के प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों से ध्रुपद रचनाएं करवाकर मानकोतुहल ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना दरबारी गायकों की सहायता से हुई। 1.7 मुगल काल। बाबर की विजय के पश्चात 1526 ईस्वी से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। बाबर प्रथम मुगल बादशाह थे। मुगल काल के प्रथम चरण अर्थात बाबर 1526, 1530 और हुमायूं 1530-1556 के बाद अकबर के समय में संगीत को फिर से नई ऊर्जा मिली। 1.8 अकबर का समय 1556-1605। लगभग सभी मुगल बादशाह संगीत प्रेमी थे, परंतु मुगल काल के द्वितीय चरण में विशेषतः जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में संगीत का विशेष प्रगति हुई। अकबर स्वयं संगीत प्रेमी थे। उनके दरबार में विद्वानों और संगीतज्ञों को विशेष स्थान प्राप्त था। अकबर के दरबार के प्रमुख कलाकारों में तानसेन, रामदास, सुभान खां, सूर्यज्ञान खां, मियां चांद, विचित्र खां, मियां लाल, सरोद खां और चांद खां के नाम उल्लेखनीय हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार मां तानसेन द्वारा रचित मियां की मल्हार, मियां की तोड़ी, मियां की सारंग और दरबारी आदि राग रामदास की रामदासी मल्हार, चरजू की मल्हार, धोंदू की मल्हार और सूरदास नामक गायक की रचना सूरदासी मल्हार आदि राग अकबर के दरबारी संगीतज्ञों की ही देन है। तानसेन। महान संगीतज्ञ तानसेन बादशाह अकबर के समय ही हुए हैं। तानसेन का नाम न केवल संगीत के क्षेत्र में ही लोकप्रिय है, बल्कि जन साधारण भी इस नाम से भली भांति परिचित है। बादशाह अकबर ने तानसेन को रत्न की उपाधि दी और अपने दरबार के 9 रत्नों में सम्मिलित किया। आईना-ए-अकबरी ग्रंथ में अबुल फजल ने अकबर के दरबार के 36 प्रसिद्ध कलाकारों का वर्णन किया है और उनमें तानसेन को सर्वश्रेष्ठ माना है। अकबर के दरबार में तानसेन के अनेक संगीत चमत्कारों के विषय में कई विद्वानों ने उल्लेख किया है, जैसे विभिन्न रागों के प्रभाव से पत्थर पिघलाना, मेघ अथवा मियां मल्हार राग से पानी बरसाना, दीपक राग से दीपक प्रज्वलित करना इत्यादि अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। तानसेन ने मियां की तोड़ी, मियां की सारंग, मियां की मल्हार और दरबारी कानड़ा आदि कुछ की रचना की जो आज तक प्रचलित है। इन रागों के साथ मियां शब्द जुड़ जाने के कारण इनका संबंध मियां तानसेन से जोड़ा जाता है और तानसेन को इनका रचनाकार माना जाता है। अकबर के दरबार में तानसेन ने बादशाह अकबर की प्रशंसा में सैकड़ों ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गाया। ये ध्रुपद आज तक प्रसिद्ध हैं और कई खानदानी ध्रुपद गायकों के पास सुरक्षित हैं। तानसेन के वंशज सेनिया कहलाते थे। तानसेन की मृत्युपरांत उनके वंशज 2 धाराओं में विभक्त हो गए। तानसेन रबाब बजाने में निपुण थे, इसलिए उनके वंशज रबाबिये कहलाए जाने लगे। तानसेन की लड़की और दामाद के वंशज वीणा बजाने में निपुण थे और उन्हें वीणाकार कहा जाने लगा। बादशाह अकबर के समय में भक्त कवि कबीर, तुलसीदास, मीरा और सूरदास हुए, जिन्होंने अपनी गौरवशाली कृतियों से इस काल को समृद्धशाली बनाया। अनेक संगीत ग्रंथों की रचना भी हुई। बादशाह अकबर स्वयं बड़े कुशल व्यक्ति थे। विद्वानों व कलाकारों के संपर्क से उनकी अपनी प्रतिभा का अद्भुत विकास हुआ। फलत संगीत को चहुं ओर से प्रोत्साहन मिला। यही कारण है कि गुप्तकाल के समान अकबर काल को भी भारतीय संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है। 1.9 जहांगीर का समय 1605-1627। अकबर का पुत्र सलीम 36 वर्ष की आयु में सम्राट बना और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ। जहांगीर शौकीन तबीयत के थे। वो ध्रुपद गायकों को पसंद तो करते थे, परंतु गजल और कव्वाली उन्हें बहुत प्रिय थी। मियां तानसेन के छोटे पुत्र बिलास खां, छत्तर खां, खुर्रमदाद, मक्खू खां, परवेज दाद और हमजान आदि जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध कलाकारों में से थे। 1.10 शाहजहां का समय 1627-1658। जहांगीर के पश्चात उनके सुपुत्र शाहजहां मुगल सम्राट बने। बादशाह मोहम्मद शाहजहां अत्यंत रसिक और संगीत प्रेमी थे। संगीत, नृत्य आदि का आनंद लेना उनके दैनंदिन दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग था। परंतु शाहजहां के समय कलाकारों का जीवन दार्शनिकता से हटकर विलासता की ओर उन्मुख हो चुका था। शाहजहां के दरबार में ही तानसेन के पुत्र बिलास खां के दामाद लाल खां थे। लाल खां के कलाकारी से खुश होकर शाहजहां ने उन्हें चांदी के साथ तोला तथा उन्हें गुण समुद्र की उपाधि से सम्मानित किया। इनके अतिरिक्त गुण समुद्र के पुत्र खुशहाल खां और बिसराम खां, रंग खां कलावंत, किशन खां कलावंत तथा जगन्नाथ कविराज इनके आश्रय में थे। खुशहाल खां और बिसराम खां अद्वितीय गायक थे। खुशहाल खां ने अनेक ध्रुपदों की रचना की। शाहजहां ने अपने समय में प्रचलित अनेक ध्रुपद रचनाओं का संग्रह करवाया, जो कि बख्शू की रचनाएं हैं।
1.11 औरंगजेब का समय 1658-1705। बादशाह मुही अल दीन मोहम्मद औरंगजेब के समय संगीत पुनर्तः विलासमय हो चुका था। कहा जाता है कि सम्राट बनने के उपरांत 8-9 वर्षों तक बादशाह औरंगजेब संगीत का आनंद लेते रहे। खुशहाल खां, बिस्राम खां, रसबेन खां, हयात सरस नैन, सुखी सेन कलावंत आदि कलाकार इनकी कृपा के पात्र बने, परंतु विलासिता प्रधान वातावरण के कारण औरंगजेब की संगीत के प्रति संकीर्ण दृष्टि रही। यद्यपि औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि वे संगीत से नफरत करते थे, परंतु वास्तव में उनके समय में संगीत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए जो संस्कृत और हिंदी में लिखे गए ग्रंथों के फारसी अनुवाद थे। इनमें प्रमुख है फकीरुल्लाह का राग दर्पण, जो 16वीं शताब्दी में लिखी मान कुतूहल का फारसी अनुवाद था, और मिर्जा रोशन जमीर द्वारा लिखा हुआ तर्जुमा-ए किताबी पारिजातक, जो 17वीं शताब्दी में लिखी पंडित अहोबल का ग्रंथ संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद था। इन दोनों अनुवाद ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मान कुतूहल का मूल ग्रंथ अब अप्राप्य हो चुका है और संगीत पारिजात का कुछ अंश नष्ट हो चुका है। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के सभा गायक तानसेन के वंशज रस बरस खां ने दामोदर पंडित का लिखा संगीत दर्पण को अनुवाद किया, जिसमें मूल ग्रंथ के अनुवाद के साथ साथ उनके समय में प्रचलित संगीत का भी वर्णन किया। 1.12 मोहम्मद शाह रंगीले का समय 1719-1740। अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने भारतीय संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया। सदारंग और अदारंग प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने इनके काल में ही हजारों ख्याल गीतों की रचना की। ख्याल शैली को लोकप्रिय बनाने में सदारंग ने अद्वितीय योगदान दिया। यही कारण है कि विद्वानों ने सदारंग, जिनका वास्तविक नाम नियामत खां अथवा नेमत खां, ख्याल शैली का आविष्कारक माना है। सदारंग और अदारंग स्वयं ध्रुपद गायक थे। इन्होंने ध्रुपद को आधार बनाकर ख्याल गीतों की रचना की। इनके द्वारा रचित अनेक ख्याल गीत आज भी घरानेदार गायकों में प्रचलित हैं। एक तरफ मुगल काल में भारतीय संगीत की अपने ढंग से होती रही और दूसरी ओर बंगाल के चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्त कवियों के द्वारा भक्ति आंदोलन चलता रहा। इस भक्तिधारा के अंतर्गत संकीर्तन और भक्ति पदों द्वारा भारत में भक्ति संगीत विकास हुआ। 1.13 उत्तर मध्य काल में कुछ प्रमुख संगीत ग्रंथों की रचना। उत्तर मध्यकाल में उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों में कुछ महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों की रचना हुई, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। 1. राग तरंगिणी। 15वीं शताब्दी के आरंभ में कवि लोचन द्वारा राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संगीत की परिवर्तित स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। राग तरंगिणी ग्रंथ में प्राचीन राग रागिनी पद्धति को त्याग कर मेल थॉट राग पद्धति को अपनाया गया है। लोचन ने 12 मेल बताए थे, जो इस प्रकार है: भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्नाट, केदार, ईमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वा, मुखारी और दीपक। 2. संगीत रत्नाकर का टीका। विजयनगर के राजा के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित कल्लीनाथ ने पंडित शारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका संस्कृत भाषा में विस्तार पूर्वक लिखी। इस टीका ने संगीत शास्त्रकारों को शारंगदेव के संगीत सिद्धांतों को समझने में बहुत लाभ पहुंचाया। इस टिक का नाम है कलानिधि। 3. स्वरमेल कलानिधि। कर्नाटक पद्धति विद्वान रामामात्य ने सन 1550 ईस्वी के लगभग स्वरमेल कलानिधि संगीत ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के 5 भाग: 1 उपोद्घात प्रकरण, 2 स्वर प्रकरण, 3 वीणा प्रकरण, 4 मेल प्रकरण, 5 राग प्रकरण है। उन्होंने अपना शुद्ध मेल मुखार माना है। स्वरमेल कलानिधि यद्यपि दक्षिणी संगीत पद्धति का ग्रंथ है, तथापि इसका अध्ययन उत्तर पद्धति के संगीतज्ञों के लिए भी लाभप्रद है। ये ग्रंथ महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय में सुरक्षित है। 4. पुंडरीक विठल के ग्रंथ। सन 1599 ईस्वी के लगभग पंडित पुंडरीक विठ संस्कृत भाषा में संगीत के 4 ग्रंथों की रचना हुई। ये ग्रंथ हैं: 1. सद्राग चंद्रोदय, 2 राग माला, 3 राग मंजरी, 4 नर्तन निर्णय। पुंडरीक विठल पर दक्षिण संगीत का प्रभाव अधिक पड़ा, परंतु उन्होंने उत्तरी संगीत पद्धति का भी गहरा अध्ययन किया। इनके उपर्युक्त चारों ग्रंथों में उत्तरी तथा दक्षिण दोनों संगीत पद्धतियों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने मुखारी को अपना शुद्ध मेल के रूप में स्वीकार किया है। 5. राग विबोध। सन 1610 ईस्वी में पंडित सोमनाथ द्वारा रचित राग विबोध ग्रंथ दक्षिण संगीत पद्धति का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सोमनाथ ने वीणा पर 22 पर्दे लगाकर 22 श्रुतियों को स्पष्ट किया। यद्यपि 22 श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना अपने से पूर्व लेखकों की भांति ही की। राग विबोध ग्रंथ में अनेक प्रकार के वीणाओं का वर्णन है।
पंडित सोमनाथ ने अपने समय के प्रचलित रागों का वर्गीकरण मेल राग पद्धति के अनुसार ही किया। 6. संगीत दर्पण। सन 1625 ईशून्य में पंडित दामोदर मिश्र ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत दर्पण ग्रंथ 2 अध्यायों में लिखा गया है। ये ग्रंथ राग रागिनी पद्धति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मध्यकालीन राग रागिनी पद्धति के मुख्य राग और रागिनियों के देवात्मक रूप ध्यान के अंतर्गत किए गए हैं। इन राग ध्यान के आधार पर चित्रकारों ने राग रागिनियों के चित्र बनाए। 7. संगीत पारिजात। संगीत पारिजात उत्तरी संगीत पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संगीत पारिजात में पंडित आहुबल ने क्रांतिकारी कार्य किया। आहुबल ने वीणा तार की 36 इंच लंबाई पर भिन्न भिन्न नापों से शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना की। पंडित आहुबल की स्वर स्थापना का ये धन क्रांतिकारी था, जिससे संगीत जगत को बहुत लाभ पहुंचा। संगीत पारिजात ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद सन 1724 में वासुदेव के पुत्र दीनानाथ ने किया। 8. हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। पंडित हृदय नारायण देव ने संगीत के उपर्युक्त 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना सन 1660 ईशून्य के लगभग की। 9. चतुर्दिदि प्रकाशिका। दक्षिण संगीत पद्धति का ग्रंथ चतुर्दिदि प्रकाशिका पंडित वेंकटमखी के द्वारा सन 1660 ईशून्य के लगभग लिखा गया। ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम एक सप्तक के शुद्ध तथा विकृत स्वरों से गणित के आधार पर 72 मेलों थॉट की रचना विधि बताई गई है। यह विधान इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी पंडित वेंकटमखी के 72 थॉट के नाम से विख्यात है। 10. संगीत सारामृत और राग लक्षणम। इस काल में दक्षिण के प्रसिद्ध ग्रंथों संगीत सारामृत और राग लक्षणम की रचना हुई। संगीत सारामृत का रचना काल 1783 ईशून्य के लगभग माना गया है। इसमें शुद्ध थॉट मुखारी आधुनिक कनकांगी माना गया है। राग लक्षणम ग्रंथ में वर्णित सभी नाम वही हैं जो आज भी दक्षिण संगीत में प्रचलित हैं। इस दृष्टि से ऐतिहासिक पक्ष से इस ग्रंथ का महत्व बढ़ जाता है। 1.14 सारांश। इस अध्याय में आपने 13वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत के भी अध्ययन किया। इस संपूर्ण कालखंड में भारत के अधिकतर राज्यों में मुस्लिम शासकों का शासन रहा, जिनमें से कुछ शासकों ने भारतीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने दरबार में कलाकारों की नियुक्ति की तथा सम्मान किया। इस समय में कई महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों की भी रचना की गई, जिनके कारण आज उस समय में हुए बदलाव को समझ पाना संभव हो पाता है। इस कालखंड में भारतीय संगीत पूरी तरह उत्तरी और दक्षिणी 2 धाराओं में बंट गई, जिसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी के लगभग हो चुकी थी। संगीत पद्धति में भी प्राचीन ग्राम मूर्छना और जाति राग की व्यवस्था को छोड़कर संस्थान और मेल पद्धति का प्रचलन शुरू हो गया। इसी कालखंड में कई ईरानी रागों तथा नए गीत प्रकारों शैली जैसे ध्रुपद धमार ख्याल तथा कव्वाली आदि का भी भारतीय संगीत में समावेश हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत पर मुगलों का साम्राज्य रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही भारत में मुसलमान शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी थी और अंग्रेजों का राज्य स्थापित होने लगा था। अंग्रेजों ने सन 1947 तक भारत में राज्य किया। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कलाओं को भरपूर प्रोत्साहन मिला और संस्थागत संगीत शिक्षा के रूप में कलाओं को नवजीवन मिला। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।